बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के कुछ सवाल आ गए हैं मेरे पास। आई एम बेसिकली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हिरा ने पूछा है सेप्टिक शॉक को डिस्क्राइब कर दें। हिरा, सेप्टिक शॉक में क्या डिस्क्राइब करना है बेटा? बेसिकली आप मुझे थोड़ा बता दो कि उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम मतलब सेप्टिक का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो पूरा समझना चाह रही क्योंकि अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेप्सिस बेसिकली या सेप्टिक क्या जो वर्ड है वो पस से निकला हुआ है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेप्सिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सेप्सिस बेसिकली इज द टर्मिनोलॉजी दैट टेल्स यू के जो ब्लीडिंग आई एम सॉरी पस जो बन रहा है वो ब्लड के अंदर आ गया। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक जगह पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा था, वहां पे पस बन रहा है और वो पस जो है वो निकल के अब कहाँ आ गया है, वो ब्लड के अंदर आ गया। अब जब ब्लड में पस फैल जाता है तो ऑब्वियसली आपको पता है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। पस सेल्स अगर मौजूद है ब्लड के अंदर तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर वो पस सेल्स को लेके घूमता रहता है और जो है इसके नतीजे में क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है या जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो फ्रॉम वन आइसोलेटेड पोर्शन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज वेरी 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 लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम्स, क्योंकि इसमें ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दैट कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पस इन द ब्लड इज नोन एज सेप्सिस। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यस मैम। अच्छा, इसके बाद जब हम शॉक की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब सेप्सिस हो जाता है तो उसके नतीजे में पेशेंट की जो सिचुएशन है वो खराब होना शुरू हो जाती है, डिटेरियोरेट करना शुरू कर जाती है। अब उस सिचुएशन के अंदर जब पेशेंट को शॉक के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, ठीक है, उस कंडीशन में जब पेशेंट को शॉक के सिम्टम्स शुरू हो जाएं, कब? फॉलोड बाय सेप्सिस। ठीक है, यानी पस इन द ब्लड के बाद बुखार आना और बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना, बहुत ज्यादा पसीने का आना, ब्लड जो है वो यूरिन का कम हो जाना, इस तरह के सारे सिम्टम्स जब आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। और शॉक में क्यों जा रहा है? सेप्सिस की वजह से जा रहा है। तो द कंडीशन फॉलोड बाय सेप्सिस, द कंडीशन ऑफ शॉक फॉलोड बाय सेप्सिस इज नोन एज सेप्टिक शॉक। समझ में आई ये बात? हेरा? जी मैम, समझ में आई। अब मतलब यही सवाल था आपका या कुछ और सवाल था? यस मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि बाकी तीनों मुझे समझ में आ गए थे, सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा था। अब क्लियर है ये बात? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट। हाफिज अब्दुल्ला का सवाल है, डिपेंडेंट एडिमा में एक साइड पर लेटा हुआ था तो वहां एडिमा हुआ और जब साइड चेंज की तो एडिमा खत्म कैसे हो गया? मींस लिम्फेटिक वेसल से जो फ्लूइड वापस सर्कुलेशन में आ जाता है वो। देखो, बेसिकली डिपेंडेंट एडिमा का अब्दुल्ला मतलब ये है कि आप के डिपेंडेंट पार्ट्स में ब्लड वाटर जो है वो पूल कर गया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं बैठी हुई हूँ और मेरी जो सर्कुलेशन है वो रुकी हुई है, काफी देर से बैठी हुई हूँ, तो मेरी जो सर्कुलेशन रुकी हुई है उसके नतीजे में जो ब्लड है वो पूल करेगा कहाँ? वो इस बॉडी के उस हिस्से में जो ग्रेविटेशनल पुल के नजदीक तरीन है, यानी जमीन से करीब तरीन है। तो जमीन से करीब तरीन चूंकि मेरा पैर है, इस वजह से एडेमा किस साइड पे होगा? पैर की तरफ होगा। जब मैं चलना शुरू कर दूंगी तो मेरे पैर में स्ट्रेच होगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मेरे पैरों की जो स्वेलिंग है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि या फिर ये होगा कि मैं पैरों को अगर अपने हार्ट लेवल से ऊपर कर लेती हूँ तो थोड़ी ही देर के बाद वो जो पानी है वो दोबारा से सर्कुलेशन में चला जाएगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स उसको लेके दोबारा सर्कुलेशन में डाल देंगी, तो उस तरह से वो एडेमा खत्म हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि से फॉर एग्जांपल राइट साइड की करवट पे आप लेटे हुए थे और आपकी जो राइट साइड है उसमें एडेमा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जी लेफ्ट साइड की करवट पे जब आप लेटोगे तो क्या होगा कि वहां से लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स वो सारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो लेके मूव कर जाएंगी और फिर चूंकि आपकी बॉडी का जो डिपेंडेंट पार्ट है वो लेफ्ट साइड हो गया है तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है वहां पे ब्लड पूलिंग शुरू हो जाएगी और एडिमा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। बेटा यही सवाल था आपका अब्दुल्ला? यस मैम, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हिरा का। हिरा कह रही है कि ब्लड वेसल विद इन द स्किन बर्स्ट हुई हो तो कैसे कंट्रोल, क्या कंट्रोल होगा भाई? हिरा?
बेटा सवाल एक्सप्लेन करो। मैम मैं ये कह रही हूँ, जैसे हमें चोट लगती है और चोट लगने के बाद हमारा ब्लड बाहर आना शुरू हो जाते हैं, कट वगैरह लग जाता है, लेकिन अगर हमें चोट लगी हो और ब्लड स्किन से बाहर नहीं आए, स्किन के अंदर ही लगा है, लेकिन वो होता है ना एक ब्लू ब्लू कलर का नील हो जाता है, तो वो फिर कैसे ट्रीट होगा? और ये मैं पूछना चाह रही हूँ। देखो ठीक दो है, तरीके होते हैं। अगर तो आपको पता चल गया है कि आपको चोट कैसे लगी, कहाँ पे लगी, जिस टाइम पे लगी, उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा सा उस जगह को मसाज कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रेशर जी फुट ऑन कर दिया और उसके बाद मसाज कर दिया, ठीक है, और थोड़ी ही देर के बाद आपने वहां पे बर्फ लेके ठंडा हिस्सा करके उसको वहां पे थोड़ा सा मसल दिया, तो एक तो पेन खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्लो हो जाएगा और उसके नतीजे में ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ठंडक आपकी मिलेगी उसकी वजह से लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। लोकल प्रेशर अप्लाई करेंगे उससे भी ब्लीडिंग रुक जाएगी, नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको कम से कम ब्लड लॉस होगा टिश्यूज के अंदर, ठीक है, और नील छोटा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं चला, आपने जब देखा तब नील पड़ चुका था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग हुई, ब्लड वेसल फटी, ब्लीडिंग हुई और फिर लोकलाइज जो हमारा जो हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है उसके मुताबिक ब्लीडिंग रुक गई है। अब क्या हुआ है कि वो ब्लड जो है वो फ्री टिश्यू के अंदर स्किन के नीचे पड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में नील पड़ गया। समझ आ रही बात? अब ये जो नील पड़ गया है ये अपने टाइम से खुद ही डिसॉल्व होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्लड का होता है कि जी ब्लड की पहले हिमोलिसिस होगी, हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा और ब्लड सेल्स जो हैं वो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस हुआ तो मैक्रोफेजेस के थ्रू वो ब्लड सेल्स रिमूव हो जाएंगे। जो आपका जो कलर चेंज आता है नील का, शुरू में आपने नोट किया होगा कि वो हल्की सी रेडनेस होती है, फिर वो नीला हो जाता है, नीले से काला हो जाता है, काले से हरा, हरे से पीला, पीला होने यस के बाद मैम। फिर वो डिसॉल्व होता है। सो बेसिकली ये वही चीज है जो मैंने आपको लैब में बताया था। आपका जो है कि वो पहले आपका जो है जो जब ब्लड ग्रीन होता है तो उस वक्त क्या है कि बिलीरुबिन बन गया, उसके बाद फिर बिलीवर्डन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन है वो शुरू हो गया और उसके बाद जो है वो कलर चेंज आते जाते हैं जैसे जैसे आप जैसे जैसे टाइम होता चला जाता है, तो इस तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही से वो कलर डिसॉल्व हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 days डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ब्लीडिंग हैज टेकन प्लेस इन दैट टिश्यू। अगर तो ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो नील जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगर ब्लीडिंग कम हुई है तो जल्दी नील चला जाएगा। यही सवाल था? यस मैम, यही सवाल था। समझ आ गई बात? यस मैम, समझ आ गई, थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी। इसके बाद मरियम का सवाल है, मैम माइक्रो सर्कुलेशन प्रोसेस इन्फ्लेमेटरी इज द एग्जांपल ऑफ एलिफेंट है, lymphatic can shrink in post irradiation and how angiogenesis work in inflammation। बेटा ये सवाल आप काइंडली रिपीट कर दो, मतलब मुझे समझा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मरियम मैम माइक्रो सर्कुलेशन में आपने बताया था ना कि आर्टीरियल एंड जो मतलब पूरा प्रोसेस बताया था, तो ये प्रोसेस कब और कैसे होगा, मतलब कहाँ किस जगह पे होगा कि माइक्रो किसी भी सर्कुलेशन ब्लड तो हर वेसल में जगह हो होगा? रही होती है ना बेटा, यस मैम। तो वो तो आपकी सारी जगह पे हो रही है, उसमें क्या मसला है? मतलब ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो मतलब बॉडी में ऑल ओवर हो रहा होता है। बेसिकली यही मैकेनिज्म है जो माइक्रो सर्कुलेशन का जो यूजुअली हमारी बॉडी में हो रहा होता है, उसके नतीजे में थोड़ा बहुत फ्लूइड इधर उधर रुकता भी है और वो फ्लूइड जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू जाता भी है, ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। और ये जो लिम्फेटिक्स जो है वो तमाम का तमाम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो सारा का सारा आपकी जनरल सर्कुलेशन में पोर कर देते हैं जस्ट नियर सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, तो ये तो मैकेनिज्म बिल्कुल नॉर्मल मैकेनिज्म है जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज का मैकेनिज्म है। अगर ये लिम्फेटिक ड्रेनेज रुक जाती है किसी भी रीजन की वजह से तो एलिफेंटिएसिस हो सकती है। आई बात समझ में? मैम आपने बताया था ना कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में भी कि एलिफेंटिएसिस की एग्जांपल बताई थी, तो वो इन्फ्लेमेटरी में उस जैसे लिम्फेटिक में हो रही है तो उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होगी तो वो एलिफेंटिएसिस का मतलब शक्ल इख्तियार कर सकती है। देखो बेसिकली जो हम बात करें ना, जो फ्लेरियल इन्फ्लेमेशन की बात कर रही होगी ना आप, फ्लेरियल इन्फेक्शन के नतीजे में जो एलिफेंटिएसिस हो रहा है उस वो पूछना चाह रही हो ना आप, है? जी मैम। हाँ, तो देखो उसमें हो क्या रहा है जी बेसिकली कि आपका जो फिलेरी जो माइक्रोफिलेरी जो ऑर्गेनिज्म है उसने आपके लिम्फेटिक्स को ऑक्लूड कर दिया हुआ होता है,
ठीक है, तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के नतीजे में फर्दर ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स टेक्स प्लेस। तो बैक प्रेशर पे आपके जो लिम्फ जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से एलिफेंटियासिस होती है। समझ आई बात? ओके मैम। और मैम एक नहीं आपने समझ ये आई, बताया था नहीं कि समझ पोस्ट आई इरेडिएशन मरियम, नहीं समझ आई। आ गई पक्का आ गई है? पक्का जी जी पक्का समझ में आ गई? नहीं, अगर नहीं जी समझ मैम। आई तो बेटा पूछ लो, मतलब ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ आई तो पूछ लो। मैम बस आपने यही बताया ना कि जो वो होता है जो अभी जिसका आपने नाम बताया था कि वो उसको मजीद लिम्फ्स को जो होती हैं ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से देखो ब्लड प्रेशर होता है इन्फेक्शन तो हुआ, और swelling माइक्रोफ्लेरी का इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, माइक्रोफ्लेरी क्या है? वो बेसिकली बहुत सारे वर्म्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ना जंबल गोले बना देते हैं। अब ये जो है वो क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक्स उनको किसी भी टिश्यू से लेकर आ रहा है, तो वो एक जगह पे आके जमा होके वो किसी ना किसी जगह पे लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। आ रही बात समझ में? जब लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक होती है तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी का रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी हो गई ना। अब ये कि लिम्फेटिक ब्लॉक हो रहा है तो बैक प्रेशर पड़ रहा है टिश्यूज के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। अब वो जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होगा उसमें एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एडिमा हो रहा है वो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उसके साथ साथ जो आपकी जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज हुई है उसकी वजह से आपका लिम्फ पीछे रुक रहा है बहुत ज्यादा। ये दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं जिसके नतीजे में आपको लिम्फ में या किसी भी जगह पे एलिफेंटियासिस होती है। क्लियर हुई ये बात अब? है? जी मैम ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी जी लिम्फेटिक्स कैन श्रिंक इन पोस्ट इरेडिएशन। हाँ, ये वाला सवाल पूछो, ये क्या है? मैम आपने बताया था ना कि रेडिएशन से क्या होता है, ब्लड वेसल श्रिंक हो जाती हैं, तो मुझे ये पूछना था उसके साथ साथ लिम्फ्स जो होते हैं हमारे लिम्फेटिक्स वो भी उसके साथ साथ श्रिंक होते हैं? यार मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकती, मैंने ये चीज कभी पढ़ी नहीं है। होना मतलब होने को, अगर इस जगह पे किसी भी जगह पे उसको रेडिएशन पड़ गई है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है तो हो तो सकता है, ये पॉसिबिलिटी, मतलब इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन वैसे एज सच मैंने इसको इस चीज को कहीं पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको ये कंफर्म नहीं कह सकती कि ऐसा होता होगा कहीं पे। तो देख लेते हैं, इसको सर्च कर लूंगी मैं, अगर तो मुझे आंसर मिल गया तो फिर मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पॉसिबिलिटी है, मतलब ये ऑप्शन है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, और मैम ये भी बता दें कि एंजियोजेनेसिस इन्फ्लेमेशन में किस तरह मतलब अपना काम रोल उसका क्या होता है उसमें? एंजियोजेनेसिस का इन्फ्लेमेशन में कोई रोल नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन का रोल होता है एंजियोजेनेसिस। किस तरह से होता है वो? इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इंजरी हुई है और इंजरी होने के नतीजे में क्या हुआ है कि आपके इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी होने के बाद वो जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, उस जगह की जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं और वहां की जो ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रही है। तो जिस टाइम पे हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो उस टाइम पे आपकी एंजियोजेनेसिस होके जब आपका टिश्यू हील होता है तो साथ में आपकी ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल हो चुकी होती है उस वक्त तक। सो इन्फ्लेमेशन का रोल है एंजियोजेनेसिस में, इन्फ्लेमेशन होगी तो एंजियोजेनेसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सही? ओके मैम। ये सवाल भी आपको, मुझे लग रहा है कि आप मेरे इन तमाम आंसर से मुतमईन नहीं है, आपके लहजे से तो ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? नो मैम आ गई है समझ। नहीं नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लें, क्योंकि आपके लहजे नहीं से नहीं मुझे नहीं मैम साफ आ लग रहा है कि गई, समझ में नहीं इन्फ्लेमेशन है। होगी नहीं नो मैम आ गया। आ गया पक्का? जी 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 ऑल राइट, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुबशिर का। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, गैंग्रीन एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन का कॉज है क्या? सवाल बताओ बेटा, मुबशिर बोलना जरा। मैम मुझे ये गैंग्रीन पूछना था कि मतलब एम्बोलिज्म बोलो। मैम जो गैंग्रीन है वो, क्योंकि जो एम्बोलिज्म है ये गैंग्रीन दोनों आपस में सिमिलर है, इसमें भी मतलब उसमें सेल की टिश्यू की जो है डेथ हो जाती है ब्लड सप्लाई की, लो ब्लड सप्लाई की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो क्या ये एम्बोलिज्म की का एक सिम्टम है या उसके मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसमें से कोई एक रीजन है? बेटा मैंने कभी गैंग्रीन एम्बोलिज्म की एग्जाम्पल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो होने को गैंग्रीन हो एक भी एक सकता है। डिसऑर्डर है ना, तो मैं उसको, मैम जो गैंग्रीन एक डिसऑर्डर है अक्सर इसको मतलब बताया जाता है गैंग्रीन को, तो ये एम्बोलिज्म से साथ लिंक करता है?
देखो यूजुअली तो नहीं करता, क्योंकि आमतौर पे जो एम्बोलिज्म हो रहा होता है उसमें जो मेजर सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, और वो जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वो मतलब इतने होते हैं, मार्क्ड होते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो अब उसमें गैंग्रीन होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, आई थिंक वो इतना मिलता नहीं पेशेंट को अगर अनट्रीटेड एम्बोलिज्म है तो। लेकिन रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लॉट डिसलॉज होके और आर्टीरियल सप्लाई को अगर ब्लॉक कर दे, किसी भी एक्सट्रीमिटी पे, कोई उंगली को या फुट के किसी वेसल को, तो गैंग्रीन हो भी सकती है। मतलब हो सकती, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, रूल आउट नहीं किया जा सकता, ऐसा हो भी सकता है। डायरेक्ट कॉज मतलब कंफर्म की थ्योरेटिकली कंफर्म्ड कॉज तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, बिल्कुल। क्लियर ये बात? ठीक है मैम। यस मैम। अच्छा, ये गैलेक्सी A10 मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि काइंडली अपने नाम लिखा करो, लेकिन आप लिखते नहीं। कौन है ये? पहले नाम बताइए फिर सवाल पूछिए। गैलेक्सी A10, बेटा माइक खोला तो बोल भी लो। You have a question, kindly ask that question, beta. Who is this? माइक काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अमीन है, ओके अमीन, आप प्लीज टाइप कर दो क्वेश्चन, तो फिर मैं आपका क्वेश्चन रीड आउट कर लूंगी। जब तक अगर इन द मीनवाइल अमीन क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ जी, अब पूछिए, सवाल पूछिए। मैम नियोप्लास्टिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है एडिमा में, तो मैम उसका फिनोमिना कैसे हो रहा होता है कि कैंसर, स्ट्रोक, इन्फ्लेमेशन, उसका थोड़ा सा बता दें दोबारा। नहीं मतलब जो उसकी वजह से जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज होता है वो पूछना चाह रही हो, या ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो रहा है उसका पूछ रही हो आप? यस मैम। अच्छा, उसके लिए मैं आपके साथ 1 मिनट ठहरे स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो है वो इस तरह से है बेटा, देखो कि से फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, अच्छा यहाँ पे इस जगह पे एक मास जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये जो मास है ये लोकली, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज जब कोई मास होता है तो यूजुअली जो उसका जो रूल है वो क्या है कि पहले वो उस जगह नहीं जाएगा जहां ज्यादा आपको टिश्यू मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल इस जगह पे इसकी जो सराउंडिंग में बहुत टाइटली बाउंड मसल्स हैं, ठीक है जी। अब ये इन मसल्स को दबाने के बजाय उस जगह को क्यों ना दबाए जहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। तो खाली जगह के ब्लड वेसल जो है वो मतलब स्क्वीज हो जाती है ना, स्क्वीजेबल है। तो क्या होगा कि इसके प्रेशर से जैसे जैसे मास की साइज बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेगा कि वेसल को दबाना शुरू करेगा। तो आपकी वेसल यहाँ थी, अब ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ये इतना पूरा हिस्सा जो है वो मास ने दबा दिया और वेसल का जो वॉल्यूम मतलब वेसल की जो डायमीटर है वो कम हो गया। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह से ये हो कि अगर इतना हुआ है तो इसको यहाँ तक होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वो पूरी वेसल को ब्लॉक कर सकता है। तो जब इस तरह से मास जब वेसल ब्लॉक हो जाएगी, तो अगर तो लिम्फेटिक और वेनस वेसल्स हैं जो ब्लॉक हुई हैं इस तरह के कैंसर मास से, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बैक प्रेशर पड़ेगा और जो ड्रेनेज है उसका प्रोसेस रुकेगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, एडिमा। ठीक है इकरा? यस मैम। यही पूछ रही थी, यही सवाल था आपका? यस मैम, यही था। ठीक है जी, अमीन साहब का सवाल आ गया है। मैम आई वुड एक्सप्लेन द इफेक्ट, मैम आई वुड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन lymphatic system, that was asked by Mariam, but sorry
माइक काम नहीं कर रहा, रेडिएशन के हवाले से ये आपको आंसर करना चाह रहे थे मरियम, तो वो नहीं हो पाया। तो इसका एक और हल है अमीन, अगर बेटा आप इसका इस तरह करो कि वॉइस नोट बना दो और व्हाट्सएप पे दे दो, तो मैं वो व्हाट्सएप से उसको रन कर दूंगी आपका आंसर, तो वो हम सब सुन लेंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। ओके Are you in for that? Are you recording audio? ठीक है जी, तो इन द मीनवाइल जब तक के हाँ जी पूछो। मैम आपने जो टाइप ऑफ एडिमा बताया था उसमें आपने पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा बताया था, ठीक है, तो मैम दोनों तो स्किन की ही है ना दोनों? देखो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, ये बात हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं किसी एक जो हमारे ऑनलाइन सेशन में। बेसिकली देखो एडिमा जो है ना वो स्किन या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर तो जस्ट अंडरनीथ द स्किन हो रहा है, तो जब आप उसको दबाओगे, उंगली का प्रेशर दोगे, तो पानी आपकी उंगली के प्रेशर से डिस्प्लेस हो जाएगा। जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो बीच में बन जाएगा खड्डा, ठीक है। तो दैट खड्डा इज नोन एज पिटिंग, दैट इज द रीजन व्हाई जब आप उस टाइप ऑफ एडिमा को क्या कहते हो, पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा कहते हो, ठीक है। लेकिन अगर पानी जो है वो मसल्स के अंदर दबा हुआ है, तो अगर आप मसल्स तक तो आपके हाथ का प्रेशर नहीं जाएगा, ठीक है। अब स्किन के नीचे ही मसल्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि वहां तक आपके हाथ का प्रेशर नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे आप चाहे जितना भी प्रेशर दे दो, पिट नहीं बनेगा। तो दैट काइंड ऑफ एडिमा इज नोन एज नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। और मैम जो आपने बताया है एडिमा ऑन डिपेंडेंट पार्ट, तो उसमें भी मतलब अगर हम जैसे करवट चेंज करेंगे, मतलब कोई भी पोजीशन चेंज होगी, तो फिर हमारा जो एडिमा है वो गायब हो जाएगा? गायब नहीं हो जाएगा, दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी आपने सीधी करवट ली हुई थी तो आपकी सीधी साइड पे एडिमा था, उल्टी करवट लोगी तो वो उल्टी साइड पे चला जाएगा, एडिमा मूव करता रहेगा, ठीक है। डिपेंडेंट पार्ट की तरफ मूव करता रहेगा। अगर से फॉर एग्जांपल आप सर के बल खड़े हो जाती हो, तो आपका एडिमा चेहरे की तरफ आ जाएगा, सीधे खड़े हो जाओगे पैर पे चला जाएगा, सीधी करवट लेटोगे पीठ पर रहेगा, करवट लोगे तो मतलब जिस करवट पे होगे उस साइड पे पानी चला जाएगा। बेसिकली जो आपका डिपेंडेंट एडिमा होता है वो मूव कर रहा होता है, पानी जो है वो मूव कर रहा होता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी का जो पार्ट जमीन के करीब होता जाएगा, वहां पे एडिमा आएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। और मैम एक बात और कि आपने मतलब बताए थे कि 3 कॉजेज होते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये हमारे एडिमा को रोक रहा होता है। अगर इन तीनों में डिस्टर्बेंस होगी तो हमारा एडिमा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो ये नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो एडिमा होने के चांसेस ही नहीं। अगर किसी को एडिमा हो रहा है तो ईदर ऑफ देम वुड बी हैविंग एनी एबनॉर्मलिटी, या तो तीनों में से कोई एक या एक दो, कोई से दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? भाई अमीन का जो है माइक काम नहीं कर रहा है, तो वो जो है वो रिकॉर्ड अभी व्हाट्सएप पे भी रिकॉर्डिंग नहीं भेज सक रहे, तो फिर उनका कहना ये कि वो बाद में किसी टाइम पे रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। कोई किसी और को कोई सवाल पूछना है? हम जो हैंड आउट आपने कहा था डिस्कस करेंगे, कैंसर का कहा है ना? हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी, कोई और सवाल? तो फिर ठीक है, इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।